आज हम इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में हमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से दिए गए। पहला टॉपिक हमें दिया गया एवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक्स। ठीक है, मतलब बैंक्स का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में दिया गया। सेकंड टॉपिक दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ठीक है, अब बैंक के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया गया। उनके जैसे कि इसमें दो टाइप्स के बारे में बताया गया, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या क्या हैं, दोनों क्या काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। फिर हमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी क्या पॉलिसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में बताया गया। चलिए हम शुरुआत करते हैं एवोल्यूशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक से। ठीक है, जैसे कि हमें बताया गया है यहाँ पे मनी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड मीन्स हीप और मास। वर्ड बैंक मीन्स हीप और मास। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड बैंक है उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, हीप और मास। इन संस्कृत लैंग्वेज वर्ड अकिन टू बैंक इज भांडा विच मीन्स द कलेक्शन ऑफ कैपिटल फंड। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक के मीनिंग बताए गए हैं। जैसे इंग्लिश में बैंक का सिंपल सा मीनिंग होता है हीप ऑफ मास। हीप या मास मतलब कोई भी चीज बहुत बल्क क्वांटिटी में होना। और संस्कृत में बैंक का मीनिंग क्या होता है, बैंक को संस्कृत में क्या कहा जा सकता है, भांडा कहा जा सकता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है कैपिटल या फंड। फिर द वर्ड भंडोड़ इज डिराइव फ्रॉम द भांडा। उसके बाद फिर एक गुजराती वर्ड के बारे में बताया गया, भंडोड़ भांडा एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया था इंग्लिश वर्ड बैंक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंक का। आपको देखिए ओरिजिनेशन के बारे में बताया गया, जो इंग्लिश वर्ड बैंक है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इटालियन वर्ड बैंका से ओरिजिनेट हुआ है। और फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंक्यू। बैंक वर्ड का ओरिजिनेशन या तो इटालियन वर्ड से हुआ है, किससे, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या क्या कहा जाता है इटालियन में, बैंका कहा जाता है, या फ्रेंच वर्ड जिसको हम बैंक्यू कहते हैं, बैंक्यू पढ़ते हैं, उससे ओरिजिनेट हुआ ऐसा कहा जा रहा है। बोथ दीज वर्ड्स मीन द बेंच ऑफ फॉर मनी एक्सचेंज। और इन दोनों वर्ड्स का एक ही मीनिंग होता है क्या, बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। एक ऐसे बेंच जहाँ पे लोग बैठते थे पहले के टाइम पे। जैसे गोल्डन टाइम से क्या होता है, यूरोपियन मनी लेंडर्स जो होते थे, मतलब जो लोगों को उधारी देते थे। मनी लेंडर्स का सिंपल सा मतलब होता है जो लोगों को पहले कर्ज देते थे, उधारी देते थे, या मनी चेंजर्स जिनको कहा जाता है। वो एक बेंच पे बहुत सारे पैसे लेके बैठते थे और अपने क्वाइंस को डिस्प्ले करते थे, और जो भी लोग आते थे उनको मनी लेंड करते थे और उनके मनी को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो उस टाइम से वर्ड बैंक का ओरिजिनेट हुआ है। अब आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बैंक का ओरिजिनेशन अगर आपको पूछा जाए तो आपको सिंपल था क्या एक्सप्लेन करना है। पहला तो वर्ड बैंक, इंग्लिश में वर्ड बैंक मीनिंग क्या होता है, जो वर्ड बैंक वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, हीप और मास होता है। संस्कृत में क्या हो, संस्कृत में बैंक इज भांडा। ठीक है, बैंक को संस्कृत में भांडा कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड। ठीक है, फिर उसके बाद हमें मेन वो क्या बताया गया, जो बैंक वर्ड है वो ओरिजिनली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, या तो इटालियन वर्ड बैंका से हुआ है और या तो फ्रेंच वर्ड बैंक्यू से हुआ है, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे लोग जो मनी लेंडर्स, इटालियन मनी लेंडर्स या फ्रेंच मनी लेंडर्स हुआ करते थे, मनी एक्सचेंजर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, एक बेंच पे बहुत सारे पैसे लेके बैठते थे, या आप कह सकते हैं एक हीप में पैसे लेके बैठते थे और क्या करते थे, वहां के लोगों को मनी लैंड किया करते थे, मतलब उधार दिया करते थे। आप समझ सकते हैं, लोन दिया करते थे, या उनकी मनी को एक्सचेंज किया करते थे, करेंसी एक्सचेंज कर। आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमें बताया गया है द बैंक ऑफ बार्सिलोना सेट अप द स्पेन इन 1401 इन्होंने फर्स्ट रियल बैंक स्टेब्लिश। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट बैंक कौन सी थी, बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कब स्टैब्लिश हुई थी 1401 में। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया तो इसको स्किप करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ बैंक के बारे में बताया गया, बैंक की डेफिनेशंस दी गई होंगी हमें क्या। अ बैंक इज दैट इंस्टीट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ बैंकिंग that is a bank is an institution authorized to collect the people। अब पहली डेफिनेशन हमें दी गई है बैंक की, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन authorized to collect people's saving deposit with the purpose of lending those under the condition of returning the same when deposited demand। अब इसमें पहली डेफिनेशन हमें क्या दी गई है, आप
स्टार मार्क कर लीजिए, अगर आपको डेफिनेशन ऑफ बैंक पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और पहले डेफिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन का के बारे में हम बताया गया, इसमें कहा जा रहा है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों को पैसे कलेक्ट करता है, अपने पास डिपॉजिट करता है, अपने पास जमा करता है, और जब उन्हें जरूरत होती है तो क्या करता है, उनके डिमांड्स पे उसको क्या कर देता है, उनको वापस कर देता है। लेकिन जब उनकी जरूरत से पहले, मतलब उनके जमा करने के बाद, उनके डिमांडिंग कंडीशन से पहले वो क्या करता है, उसी मनी को दूसरे लोगों को लेंड करता है, मतलब दूसरे लोगों को लोन देता है, जिससे वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है और अपनी इनकम इंक्रीज करता है, ठीक है। आप ये सिंपल से समझ सकते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे लेता है और वही पैसे लोगों को एज ए लोन प्रोवाइड करता है, और फिर क्या करता है, जब लोग डिमांड करते हैं तो उनके पैसे ऐसे करके वापस भी कर देता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या दी गई है, अ बैंक इज एन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग फॉर द प्रॉफिट व्हिच एक्सेप्ट द पीपल्स सेविंग in the form of deposit and pays interest in return. It ensures the safety of these deposits, lend the money from these deposits who need the money by charging with the interest and invest surplus funds on various nation, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको डेफिनेशन यही वाली लिखनी है, क्योंकि ये वाली थोड़ी लॉन्ग हो गई है। आप ये समझ सकते हैं, इसमें समझाया गया कि बैंक का फंक्शन क्या है। फिर से वही बताया गया, बैंक एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, लोगों के डिपॉजिट्स को अपने पास रखती है और इंश्योर करती है कि उनके पैसे उन बैंक के पास सेफ है, और फिर उन्हीं पैसों में से दूसरे लोगों को लोन देती है, और जब लोन देती है तो उनके पास जो लोग लोन लेते हैं उनके पास से हायर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और क्या हायर इंटरेस्ट चार्ज करके अपनी इनकम करती है, और उसमें से ही कुछ इंटरेस्ट किसको पे कर देती है, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक के बारे में हमें बताया गया है, कौन कौन से टाइप्स के बैंक है। पहला बताया गया हमें कॉमर्शियल बैंक के बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी 1949, कॉमर्शियल बैंक इज one which transacts the business banking that is accepting deposit from the people for purpose of lending or investment, payable on demand or otherwise, and the withdrawable by check, draft, pay order or otherwise, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया, कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन दी गई है। कॉमर्शियल बैंक के बारे में क्या बताया, कॉमर्शियल बैंक जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वही सेम डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वही कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है, लोगों के डिपॉजिट्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, फिर उन्हीं डिपॉजिट्स को दूसरे लोगों को लेंड करती है, मतलब दूसरे लोगों को उन्हीं डिपॉजिट से लोन दे, और जब जब जिन लोगों ने डिपॉजिट किया था, अगर जब भी वो डिमांड करते हैं कि पैसा उनके पैसा उनको विद इंटरेस्ट के साथ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ वापस कर देती है। तो जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने पैसे कैसे बाई चेक निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम एक्सेट्रा, इसलिए अदरवाइज यहाँ पे लिख के कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट व्हिच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया है हमें, कमर्शियल बैंक एक ऐसा बिजनेस यूनिट है जो हमें बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है उनके खुद के प्रॉफिट के लिए। वो अपना खुद का प्रॉफिट तो जनरेट करते हैं, हमें भले इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो लोग अपना खुद का प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं, ठीक है। बैंक्स में यूज डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर। बैंक का काम क्या होता है, वो अपने जो उनके पास डिपॉजिट्स आते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, जो फार्मर्स हैं उनको लोन देते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सेट्रा। ऐसे करके वो बैंक क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट करती है। In other words, the bank undertake the activity of mobilizing people's money in order to make the profit, and therefore they are commercial institution। फिर बताया गया है, अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी, लोगों के मनी को मोबिलाइज करती है, मतलब लोगों के मनी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, लोगों को लोन, उन्हीं पैसों से लोन देती है, और क्या करती है, फिर प्रॉफिट बनाती है, इसलिए उसको कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। किसको, बैंक को कॉमर्शियल। इसलिए बैंक में मेनली दो टाइप्स दिए गए, कौन कौन सी, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, लोगों से डिपॉजिट लेती है, फिर उसी डिपॉजिट में से कुछ लोगों को लोन देती है, और जब भी जो डिपॉजिटर को डिमांड करता है अपनी मनी की, तो उसको फिर से वो वापस कर देती है,
ठीक है, आप देख सकते हैं, आप एग्जैक्टली लिखा हुआ रिपेबल है ऑन द डिमांड, ऐसा नहीं होता। और इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं, उसमें डिपॉजिट के टाइप होते हैं। बैंक फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में पढ़ेंगे, उसमें डिपॉजिट्स के टाइप भी दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की ओर बढ़ते हैं। प्राइमरी फंक्शन कौन कौन से कमर्शियल बैंक? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अ बैंक एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द पीपल इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिट्स। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट आप समझ सकते हैं, जब हम लोग पैसे बैंक में जमा करने जाते हैं तो बैंक क्या करती है, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और एज अ कस्टोडियन ऑफ द फंड्स खुद काम करती है। एज अ कस्टोडियन ऑफ द फंड्स के तौर पे वो बैंक काम करती है। ठीक है, फिर डिपॉजिट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो जनरली बिजनेस पर्सन या बिजनेस फर्म या कोई इंडिविजुअल ओपन करता है। ठीक है, the deposits in account more liquid than the deposit in any other account। जो करंट अकाउंट है इसमें जो भी पैसे जमा होते हैं सबसे ज्यादा लिक्विड होते हैं, हम कभी भी कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं होती। ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में कुछ पर्टिकुलर लिमिट होती है कि एक दिन में आप इतने ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में लिमिट नहीं होती कितने पैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं इनमें, क्योंकि ये जनरली बिजनेस पर्सन के द्वारा ओपन किया जाता है कि बिजनेस में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए जो भी बिजनेस फर्म होती है या कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो बिजनेस कर रहा है, वो क्या करता है, अपना करंट अकाउंट ओपन करवाता है। ठीक है, withdrawal can be made from this account any number of times during a day। दिन भर में हम कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं करंट अकाउंट से। ठीक है, जैसे जमा कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं कितनी भी बार। द कस्टमर्स ऑफ दिस अकाउंट गिवन अ चेकबुक बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ डिपॉजिट। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो करंट अकाउंट के कस्टमर्स होते हैं उनको चेकबुक प्रोवाइड करी जाती है और उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं करंट अकाउंट में उस पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करंट अकाउंट के डिपॉजिट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, अ कस्टमर में इवन ऑब्टेन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द बिजनेस पर्पस ऑन दिस अकाउंट एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। ठीक है, और जो करंट अकाउंट होल्डर है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अटेन कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक की तरफ से मिलती है। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जनरली बिजनेस पर्संस के द्वारा ओपन किया जाता है और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ विड्रॉल्स की कोई लिमिट नहीं है। बैंक क्या करते हैं, करंट अकाउंट के साथ साथ चेकबुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको उनकी मनी पे या उनकी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सेविंग अकाउंट की ओर। सेविंग अकाउंट एक टाइप ऑफ अकाउंट है बैंक का। जनरली जो जो नॉर्मल पीपल होते हैं, मिडिल क्लास पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन सेविंग अकाउंट पे अपने डिपॉजिट्स रखते हैं। सेविंग अकाउंट पे जनरली क्या किया जाता है, पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर व्हिच द बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट अपॉन द रिक्वायरमेंट दे कैन विथड्रॉ विद अ चेक विथड्रॉल से प्रेजेंट टाइम दे आल्सो विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द यूजिंग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। जैसे कि हमें बताया गया इसमें जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, मतलब जो भी नॉर्मल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें अपने डिपॉजिट को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं और जिसपे बैंक उन्हें क्या देती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसे कि हमने करंट अकाउंट में पढ़ा था, देयर इज नो लिमिट फॉर विड्रॉल, लेकिन इसमें लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट्स में लिमिट होती है कि आप विड्रॉ दिन भर में कुछ पर्टिकुलर लिमिट होती है कि उतनी बार ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उतनी बार ही यही पैसे अपने अकाउंट से एक दिन में निकाल सकते हैं। और ये जो सेविंग अकाउंट होता है इसमें बैंक हमें चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। प्रेजेंट टाइम में हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा की फैसिलिटी भी सेविंग अकाउंट में प्रोवाइड करती है बैंक। उसके बाद फिर अगला टाइप ऑफ अकाउंट क्या बताया गया, रिकरिंग रिकरिंग अकाउंट, फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कह सकते हैं हम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी कहते हैं। आपने सुना होगा एफडी या आरडी कहा जाता है। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, उसके बाद these deposits are also a type of saving deposits। people who do not wish to save or cannot save a bigger sum of money save the deposit small amount each month for some period of time in his account। फिर बताया गया जो लोग एक साथ बहुत सारे पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते, एक साथ बहुत सारे पैसे सेव नहीं कर सकते, वो उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा कि कुछ कुछ पैसे, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट
एंड ऑफ द मंथ डिपॉजिट कर सकते हैं, और बाद लास्ट में जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होता है, ये जनरली 10 to 15 ईयर्स के लिए होता है, 20 कभी-कभी 20 ईयर्स के लिए भी होता है। तो जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होगा तो क्या होगा, बैंक उन्हें उनके सारे पैसे विथ इंटरेस्ट वापस कर देती है। इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं। Thus, the saving gradually increase and the interest paid on accumulated money. These deposits are called recurring deposits. और फिर बताया गया है यहाँ पे कि धीरे धीरे क्या होती है, हमारी सेविंग बढ़ती जाती है, और जो भी हमारी एक्यूमुलेटेड मनी होती है, जो हमें पूरी मनी होती है, उस पर हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। रिकरिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है थोड़ा थोड़ा करके एक साथ बहुत सारी अमाउंट जमा करना है, ठीक है। उसके बाद हमें आता है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या इसको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में पर्टिकुलर मनी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे विड्रॉल होती है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हमें फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट में हम ओवरड्राफ्ट अटेन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है, सेकंड टाइप क्या दिया है, प्राइमरी फंक्शंस में हमें प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सेकंड पॉइंट क्या दिया गया, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। व्हेन द इंडिविजुअल बिजनेस रिक्वायर मनी फॉर द पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस, दे बोरो द बैंक्स फ्रॉम एंड प्रोवाइड अ क्रेडिट बाय चार्जिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमें बताया गया जो बैंक है हमारी, वो हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पैसों की जरूरत पड़ गई, या कोई पर्टिकुलर बिजनेस है उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करके हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी हमें कभी कभी क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसको आप सिंपल से समझ सकते हैं, लोन्स, ठीक है। However, the theoretical sense, the short term is a period of 1 year, medium term is period of 1 to 5 year, and the long term is a period of 5 to 15 years। अब इसमें बताया गया है जो क्रेडिट फैसिलिटी यूज होती है, कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, मीडियम टर्म के लिए भी बैंक प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों के डिफाइन किया गया है। शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 साल या 1 साल से कम के लिए जब भी हम लोन लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्रेडिट अटेन करते हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और मीडियम टर्म क्या होता है, जब भी हम 1 साल से 5 साल के बीच के लिए कोई भी लोन लेते हैं तो वो हो जाता है मीडियम टर्म। उसके बाद अगर 5 साल से ऊपर या 5 साल से 15 साल के बीच में लेते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। 15 साल से भी ऊपर लेते हैं तो क्या हो जाता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या लॉन्ग टर्म लोन कह सकते हैं उसको। फिर उसमें थर्ड पॉइंट हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में क्या आती है, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज। बैंक प्रोवाइड्स इजी पेमेंट, जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपने खुद भी यूज किया होगा कि बैंक के पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज का, जैसे कि चेकबुक मिलती है हमें, हम जिससे किसी को पेमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। विड्रॉल स्लिप्स के हेल्प से हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बैंक के, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर, एटीएम फैसिलिटीज, क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। इनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है क्रेडिट क्रिएशन। बैंक अंडरटेक्स द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। बैंक create the money from exiting stock of money, thereby add to a supply of money in this economy. When credit creation of the banks increase, the supply of the money increase, and when the credit creation decreases, the supply of मनी रिड्यूस। फिर हमें क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बताया, बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएशन का भी वर्क करती है। जब भी हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ानी होती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा दिया जाता है, और जब भी हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई रिड्यूस करनी होती है तो क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज कर दिया जाता है। अब अंडरलाइन कर दिया, व्हेन credit creation by the bank increases, the supply of money increases. When the credit creation decreases, the supply of money reduces। आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया when bank lends money from primary deposit, borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan borrowed sum of the money। आप समझ सकते हैं, इसमें सिंपल से हमें बात बताइए कि जब भी हम किसी भी बैंक से कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसको सेम बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, जिसमें वो क्या कर देता है, मंथली जो भी उसकी ईएमआई आ रही है आप बोल सकते हैं, या मंथली जो भी उसका अमाउंट उसको पे करना है लोन का, उस पर्टिकुलर अकाउंट पे जाके वो
डिपॉजिट कर देता है, जिस जो कि बैंक को डायरेक्टली मिल जाता है। आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, अनदर बैंक when the check created in the account it becomes a derived deposit for the bank. From this derived deposit the bank can create the still another loan account for a third person. ठीक है, अब जो धीरे धीरे हमें पैसा मिल रहा है इससे बैंक क्या करती है, जो भी डिपॉजिट पहले तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लोन दिया है बैंक ने, उसके बाद वो जब लोन अपना लोन का जो भी अमाउंट हो वो बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, या ईएमआई पे कर रहा है या एक साथ डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक क्या करती है उन्हीं पैसों में से किसी थर्ड पर्सन को क्या करती है लोन दे देती है और थर्ड लोन अकाउंट ओपन कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर बताया गया हमें नो बैंक कैन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, किसी कोई भी बैंक क्या करते हैं जितना उसके पास डिपॉजिट होता है उतना पैसा कभी भी लैंड नहीं करती है। मतलब अगर उसके पास 20,000 का डिपॉजिट है किसी भी बैंक के पास, जस्ट एग्जांपल, अगर किसी भी बैंक के पास 20,000 का डिपॉजिट है, बैंक क्या करेगी उसमें से अबाउट, जैसे यहाँ पे हाँ इसमें बताया गया है पर्टिकुलर 20% क्या रूल बनाया गया है, इफ अ बैंक हैज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000 and the cash reserve ratio determined by the rule 20%। अब जैसे हाँ वही, जैसे कोई भी बैंक पर्टिकुलर बैंक हो 20,000 का उसके पास डिपॉजिट है तो इसमें एक कैश रिजर्व रेशियो बनाया जाता है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है। क्या बनाया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया गया कैश रिजर्व रेशियो कितना है 20%, तो अब बैंक क्या कर सकती है सिर्फ 16,000 ही एज ए लोन दे सकती है, 4,000 उसको कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पूरा ग्राफ बना के समझाया गया है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन में बताया गया प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 बाय कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, जैसे करंटली क्या है 20, इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर हाँ कोई जैसे 1000 का डिपॉजिट आया तो बैंक क्या कर सकती है सिर्फ 800 का लोन दे सकती है और 200 उससे अपने पास रखना होगा 800 का। उसके बाद फिर नया लोन देना होगा उसके बीच, जैसे कोई 800 डिपॉजिट करता है तो उसको अपने पास 160 रुपीज मिनिमम रखने पड़ेंगे और 640 का ही वो क्या कर सकते हैं लोन दे सकते हैं। फिर 640 से क्या कर सकती है 128 रुपीज उसको अपने पास रखने पड़ेंगे और 512 का ही वो लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट ही रिक्वायर्ड रिजर्व क्या हो गया 5,000 था, इसमें से 1,000 रिक्वायर्ड रिजर्व हो गया, यानी 20% 5,000 का कितना होता है, ये 20% हो गया और बैंक ने 80% का लोन दे दिया है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं। चलिए हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी कभी क्या होता है बैंकों जो बैंक्स होते हैं उनके पास भी मनी की शॉर्टेज हो जाती है, तो बैंक क्या करते हैं एक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए कुछ मनी लैंड करते हैं, दूसरे बैंक से कुछ क्रेडिट पे मनी लेती है, उसको ही क्या कहा जाता है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और उसको इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहा जाता है और इस फैसिलिटी को इस क्रेडिट ये जो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट होता है इसको कॉल मनी कहा जाता है। ठीक है, कॉल मनी की डेफिनेशन हम एक साथ लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में हम प्रॉपर्ली दी गई है कॉल मनी की डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें सेकेंडरी एंड अदर फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब कॉमर्शियल बैंक हमने प्राइमरी फंक्शन तो पढ़ लिया, प्राइमरी फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब हमारे सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, पहला फंक्शन हमें दिया गया है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। अब एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक प्रोवाइड्स अ वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जांपल बैंक कैन एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। अब हम पहले समझते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, बैंक क्या करती है बहुत सारी यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि जैसे बैंक क्या प्रोवाइड करती है हमारे बिहाफ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमें कोई भी चीज इंपोर्ट करनी है कहीं दूसरी कंट्री से और हम उसका फुल पेमेंट नहीं कर रहे, तो जब भी हम कोई भी चीज फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें या तो फुल एंड फाइनल पेमेंट करना होता है या तो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लिखवा के देना होता है कि हम फाइनेंशियली साउंड है और हम ये पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देंगे। अगर हम नहीं पे कर पाते हैं तो बैंक हमारी तरफ से पर्टिकुलर अमाउंट पे करेगी। लेकिन उसके लिए आपको बैंक में जो भी ट्रांजेक्शन है बहुत क्लियर होना चाहिए
और आपके बैंक में उतने पैसे भी होने चाहिए, या आपका ट्रांजैक्शन उससे बड़ा होना चाहिए, आपके बैंक में पर्टिकुलर अमाउंट की ट्रांजैक्शन होते रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह बैंक क्या करती है, हमारे बिहाफ पे इम्पोर्टर्स को लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे बिहाफ पे हमें जो इम्पोर्टर्स जो एक्सपोर्टर्स है उनको इंश्योर करती है कि ये जो भी इम्पोर्टर है, पर्टिकुलर इम्पोर्टर, वो क्या करेगा, आपके पैसे टाइमली पे कर देगा, ठीक है। उसके बाद अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंक को, फैसिलिटी पे टैक्स चालान, बैंक क्या प्रोवाइड करती है, टैक्स और चालान पे करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे भी बहुत सारे जैसे सेफ वॉल्ट है, रेंट टू इट्स कस्टमर व्हेन दे सेफली स्टोर देयर प्रीशियस ज्वेलरी, अब सेफ वॉल्ट प्रोवाइड करती है, आप समझ सकते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में लॉकर्स कहते हैं, बैंक के लॉकर्स। बैंक क्या करते हैं, लॉकर्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया गया है, प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज विद द चेंजिंग ऑफ टाइम, बैंक हमें वेरियस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है जैसे चेंजिंग ऑफ टाइम के साथ, जैसे कि इसमें क्या दिया गया, ऑनलाइन फैसिलिटीज, नेफ्ट के बारे में बताया गया, आरटीजीएस। अब इसके ये जो नेफ्ट है इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरटीजीएस का भी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, स्पेशली अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और बहुत आर पॉसिबल बिकॉज द कोर बैंकिंग कोर, अब जो आरटीजीएस और नेफ्ट फैसिलिटीज हैं किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, कोर बैंकिंग की वजह से। आप प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज चेंजिंग ऑफ टाइम, सिंपल समझ सकते हैं, धीरे धीरे जो भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है वो भी क्या रही है, बैंक ऑनलाइन फैसिलिटीज के साथ भी कोप अप कर रही है, और क्या कर रही है, हमें जो भी ऑनलाइन फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड कर रही है, इजीली प्रोवाइड कर रही है। हम खुद अपने बैंक का ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्ट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू या अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू। फिर उसके बाद साथ साथ हमें क्या बताया गया है, Beside the customer can get the various detail of account as well as they make the payment by goods book ticket। अब जैसे कि बताया गया, हम अपना यूपीआई पेमेंट यूज करके या एटीएम कार्ड्स के जो नंबर्स होते हैं उनका यूज करके हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, गुड्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया गया सेफ डिपॉजिट वॉल्ट फैसिलिटी, डीमैट अकाउंट, बैंक हमें डीमैट अकाउंट की भी फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आगे हमें क्या दिया गया, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। अब कौन कौन सी कॉमर्शियल बैंक्स हैं या उनका प्रेजेंस कैसा है इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। After the economic reforms 1991, the foreign banks entered the private sector. Besides, there are financial companies which function like banks in the unorganized and organized money market of India, and there also is the existence of cooperative bank। मेनली बताया गया इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद जो फॉरेन बैंक्स थी वो भी इंडिया में आई और प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने भी एंट्री ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मनी मार्केट है उसमें कुछ ऑर्गेनाइज बैंक भी हैं, मनी जो हमारा अनऑर्गेनाइज यानी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, उसमें कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है। तब उसी का हमें एक चार्ट के रूप में समझाया गया। अब चार्ट देखते हैं हम, जैसे कि चार्ट में हमने क्या बताया, शेड्यूल बैंक्स को किसमें दो पार्ट में बांटा गया, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक में। अब कॉमर्शियल बैंक के मेनली चार टाइप बताए गए, कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन और मल्टीनेशनल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब चारों के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, चारों के बारे में आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या है पब्लिक सेक्टर ऑफ कॉमर्शियल। पब्लिक सेक्टर मतलब जो भी गवर्नमेंट बैंक है उनको पब्लिक सेक्टर बैंक कह सकते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक, आप आपके बैंक पे जैसे एसबीआई है, ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडियन बैंक, ये भी क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर प्राइवेट सेक्टर में आप समझ सकते हैं जैसे एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, ये सब क्या है, प्राइवेट बैंक्स के एग्जांपल हैं। फिर फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक्स भी हैं कुछ। उसके बाद फिर रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बताया गया है, आरआरबी, जो भी इसका आरआरबी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ये याद कर लीजिएगा आरआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एक रीजनल रूरल बैंक जैसे ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स के एग्जांपल्स। आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, पब्लिक बैंक यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट मींस प्राइवेट लाइक एक्सिस, एचडीएफसी, फिर फॉरेन बैंक जो मल्टीनेशनल बैंक है वो। उसके बाद फिर लास्ट टू लास्ट में क्या है, रीजनल रूरल बैंक, जो पर्टिकुलर एक स्टेट में ही वर्क करती है, पर्टिकुलर
एरिया के डेवलपमेंट के लिए। फिर अगला हमें टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया सेंट्रल बैंक क्या होती है, सेकंड पॉइंट दिया गया 4.2.2 का सेकंड पॉइंट है। There exists central bank in all countries of the world which manage the evaluate the regulates the banking activities of the entire country। अब सेंट्रल बैंक क्या होती है, जैसे हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन सी है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी कंट्रीज में एक सेंट्रल बैंक होती है जो जितने भी बैंक जैसे कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक के भी जो टाइप्स है सबको कौन हैंडल करता है, हमारी सेंट्रल बैंक हैंडल करती है। जो कि हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, हमारी सेंट्रल बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई कहते हैं। फिर हमें सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन दी गई है, इसने दी है आरपी कैंट जी ने दी है। क्या बताया गया था, इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी इन इंटरेस्ट टू जनरल पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, हम जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी काम करते हैं और जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो भी रिस्पांसिबिलिटी है मैनेजिंग द एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी, जो भी हमारे मनी मार्केट में अगर वो मनी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो कौन हैंडल करता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये डेफिनेशन सेंट्रल बैंक की स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी कभी कभी पूछी जाती है। बाकी सेंट्रल बैंक टॉपिक में से और कुछ भी पूछा जाता नहीं है, कभी कभी सेंट्रल बैंक के फंक्शन पूछे जाते हैं, मैं आपको टिक करवा दूंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, हमने सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पढ़ी, उसके सेंट्रल बैंक के हमारी कंट्री जो सेंट्रल बैंक है उसके बारे में बताया गया। आप ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कभी कभी 3 मार्क में पूछा जाता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल बैंक इन इंडिया इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भी सेंट्रल बैंक है उसको क्या कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 1935। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा और गो थ्रू हो जाइएगा कि 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई थी। विद अ प्राइवेट पेड कैपिटल ऑफ 5 करोड़। कितने कैपिटल के साथ एस्टैब्लिश हुई थी, 5 करोड़ के साथ एस्टैब्लिश हुई थी। वो आरबीआई वन नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1 1949। और आरबीआई जो बैंक थी वो नेशनलाइज कब की गई, इंडिया की नेशनल बैंक के तौर पे कब कहा गया उसे, या कब इंडिया का नेशनल बैंक बनाया गया उसको, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, फंक्शंस क्या है आरबीआई की उसके बारे में पढ़ेंगे। मॉनेटरी फंक्शंस पहले दिया गया, मॉनेटरी फंक्शंस क्या दिया गया, मतलब मॉनेटरी रिस्पांसिबिलिटी, जैसे करेंसी इशू, जो भी हमारे कंट्री की करेंसी है वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल राइट टू इशू द नोट्स एंड डिनोमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड अबव। आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही राइट्स है कि क्या करे, वो करे हमारी कंट्री की करेंसी इशू करे, लेकिन 2 से ज्यादा, मतलब 2 रुपए की करेंसी या 2 से ज्यादा की करेंसी जो भी वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। ठीक है, लेकिन 1 रुपीज का कॉइन कौन इशू करता है उसके बारे में पढ़ने पहले। द करेंसी नोट ऑफ 1 एंड करेंसी कॉइन्स इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, एमसीक्यू में कई बार ये पूछा गया है कि 1 रुपीज की करेंसी जो है वो कौन इशू करता है, तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली लिख देते हैं आरबीआई, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज ध्यान रहता है कि जो भी करेंसी है वो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करती है। लेकिन जो आरबीआई क्या इशू करती है, 2 रुपीज एंड अबव की जो भी करेंसीज होती है वो कौन इशू करता है, आरबीआई। लेकिन जो 1 रुपी का कॉइन होता है, करेंसी होती है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, हमारी कौन इशू करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इसका कौन करता है, आरबीआई ही इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट की बैंकर है, गवर्नमेंट की बैंक है, आप समझ सकते हैं। आरबीआई इज अ बैंकर एडवाइजर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट। इट मैनेज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंट, करेंसी कॉइन एंड नोट्स of one also provide the loans to the government। अब जो आप समझ सकते हैं आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट की बैंक है, तो क्या ये क्या मैनेज करती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मैनेज करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करती है, और करेंसी कॉइन और 1 रुपए के करेंसी को भी मैनेज यही करती है। और गवर्नमेंट को लोन कौन प्रोवाइड करती है, आरबीआई ही प्रोवाइड करती है। फिर थर्ड पॉइंट दिया गया बैंकर्स बैंक एंड लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, जो आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक, मतलब जो भी हमारी कंट्री में बैंक्स है उनकी बैंक कौन है, आरबीआई है।
RBI is a RBI is a banker and regulator of all the scheduled bank in the country. जितनी भी छोटी मोटी बैंक है, जितनी भी scheduled बैंक है, जैसे का SBI, पंजाब नेशनल बैंक, आप समझ सकते हैं इंडियन नेशनल बैंक, ये एक्सिस, जितने भी प्राइवेट या जितनी भी बैंक है, आप समझे जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं, उसको कौन हैंडल करता है? आरबीआई हैंडल करती है। और आरबीआई ही कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड करती है ऑफ द बैंक। हमने ऊपर पढ़ा था क्या, कोई भी बैंक कितना लोन प्रोवाइड कर सकती है, हमने देखा था फॉर्मूला में, क्या देखा था कि कैश रिजर्व रेशियो लिखा हुआ था। जो कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई ही डिसाइड करती है। फिर आगे बताया गया 4 पॉइंट देयर, क्रेडिट कंट्रोल, द आरबीआई कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जो भी आरबीआई क्या करती है, हमारी कंट्री की जो भी क्रेडिट क्रिएशन है उसको कंट्रोल करती है और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है। आरबीआई ही मैनेज करती है क्रिएशन ज्यादा तो नहीं हो रहा, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? आरबीआई मैनेज करती है। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसको कस्टडी कौन प्रोवाइड करती है? हमारी आरबीआई ही प्रोवाइड करती है। जैसे कि आरबीआई हैज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेन द वैल्यू ऑफ रूपी एंड अदर करेंसीज एंड द रेट डिजाइन। जैसे अगर कोई भी इंडिया में आ रहा है, कोई भी इंडिया में पैसे भेज रहा है तो कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं? जो मनी एक्सचेंज होता है, जैसे डॉलर में अगर हमें पैसे डिपॉजिट करने, अगर हम अमेरिका में हमें डॉलर में पैसे इंडिया भेजने, तो जो मनी एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? आरबीआई होता है। कौन करता है? आरबीआई ही करती है। अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट, और जो भी उस टाइम का फिक्स एक्सचेंज रेट रहता है उसमें डिजाइन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बता, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आरबीआई इज आल्सो कस्टोडियन ऑफ इंडियन रिजर्व एंड फॉरेन रिजर्व करेंसीज। अभी याद रखिए, आरबीआई किसकी कस्टोडियन है? इंडियन रिजर्व एंड फॉरेन रिजर्व करेंसीज की कस्टोडियन है। और करेंसी एक्सचेंज का काम कौन करता है? आरबीआई ही करती है। आगे बढ़ते हैं। नॉन मॉनेटरी फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से नॉन मॉनेटरी फंक्शंस है? आरबीआई कौन, ये हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसको अब ये एक चीज और याद कर लीजिएगा, जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या कहा जाता है? एपेक्स बैंक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एपेक्स बैंक कौन सी है हमारी कंट्री की, तब भी आपको क्या लिखना है? आरबीआई ही लिखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारी जो एपेक्स बैंक या सेंट्रल बैंक है उसका नॉन मॉनेटरी फंक्शन कौन कौन सा है। ठीक है, पहला दिया गया है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन। तो हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है? जितने भी फाइनेंशियल एंड मनी मार्केट्स हैं उनको सुपरवाइज करती है, उनको रेगुलेट करती है। एक्सपेंशन एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, जो भी शेड्यूल्ड बैंक है उनके मेथड्स ऑफ वर्किंग को देखती है और उनको कभी कभी उनको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है और उन पे नजर रखती है कि कहीं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी आरबीआई हो, एपेक्स बैंक है, वो सभी बैंक्स को क्या करती है? रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है। प्रमोशनल फंक्शन, इवन टुडे देयर आर मेनी पीपल्स इन इंडिया हु डू नॉट होल्ड द बैंक अकाउंट, दे डिपेंड अपॉन द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर देयर क्रेडिट नीड्स। अब अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है पहले हम एक बार वो समझ लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा पुराने जमाने सेठ होते थे, उनसे जो गरीब किसान होते थे उनसे पैसे लिया करते थे और वो लोग क्या करते थे? बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो वैसे वही उसी को क्या कहा जा सकता है? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट कहा जाता है। अभी भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनके पास खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं है, वो किस पे डिपेंड है? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पे डिपेंड है। जो भी उनके यहाँ के जो भी जमींदार होते हैं, जो भी पैसे वाले लोग होते हैं, उनसे क्या करते हैं? वो लोग पैसे ले लेते हैं लोन के तौर पे और वो जो जमींदार होते हैं वो क्या करते हैं? उनसे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Hence RBI tries to create the banking awareness among the people। अब प्रमोशनल फंक्शन में आप सिंपल सा लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो जिनके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है? अब एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जिससे लोगों के बीच में लोगों को बताती है कि आप लोगों को भी अकाउंट खुलवाना चाहिए, उनको इनकरेज करती है। बैंक के ब्रांचेस का एक्सपेंशन करते हैं, कहाँ पे? रूरल एरियाज में। और जो भी बैंक रूरल एरियाज में सेटअप, जो भी बैंक कंपनी अपना ब्रांच कहाँ पे सेटअप करती है? रूरल एरियाज में सेटअप करती है, उसको कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। अब
हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेवलपमेंट भी करती है। अब इसका मीनिंग समझते हैं। इंडिया इज अ कंट्री विद अ ह्यूज डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एंड रूरल अर्बन डिवाइड, हेंस व्हेनेवर major economic reforms and changes come about, it's necessary that people and economic units of all the segment receive the benefit of such changes। अब जैसे कि हमें पता है हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, ठीक है। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अमीर, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा पुअर हैं। तो हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन एरियाज में डिवाइडेड है बहुत सारे एरियाज। तो हमारी जो आरबीआई है वो क्या करती है, उन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। RBI conducts efforts in banking where it provides a special credit facility priorities like sector agriculture। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे किसान भी, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके जो खेती इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है क्योंकि अगर आपको एग्री फार्मिंग करनी है तो आपको एक टाइम सीड्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे चाहिए होते हैं और बाकी जो भी हमारे जो भी क्रॉप्स की देखभाल के लिए पैसे चाहिए होते हैं इनिशियल टाइम में। बैंक क्या करती है, ऐसे फार्मर्स को प्रमोट करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करती है, उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देती है जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स को भी लोन देती है उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्रीज को भी क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है स्लोअर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या करती है, उनको प्रमोट करती है जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, उन लोगों का डेवलपमेंट हो सके जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं। अगला पॉइंट हमें दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी क्या पॉलिसी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी which regulates the demand for the money and the supply of the money in the economy। ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद बताया गया इट इज एसेंशियल टू रेगुलेट एज इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड और द मनी एंड सप्लाई। आप ये समझ सकते हैं कि अगर जो आरबीआई है, जो भी अगर हमारी कंट्री की डिमांड मनी की डिमांड है और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती गई है, बहुत ज्यादा कम होती गई सप्लाई ऑफ मनी, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। जिसका इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, जिसकी वजह से हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन एम ये होता है कि जो भी हमारी मनी की सप्लाई और डिमांड है उसको क्या करें, रेगुलेट करें, ठीक है। आप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी व्हिच रेगुलेट द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ द मनी। आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपको 2 मार्क पे पूछा जाता है तो आप ये यहाँ तक एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Monetary policy constitutes the conscious steps undertaken by the monetary authorities which bring about the changes in the stock of money, source of generation of money and cost of money। अब यहाँ पे आपको एक इकोनॉमिक थ्योरी के व्यू पॉइंट से दी एक और डेफिनेशन दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी की, लेकिन ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये थोड़ी सी आपके लिए हार्ड भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको समझ लेते हैं। क्या बताया गया, मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन द कॉन्शियस स्टेप्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी स्टॉक ऑफ मनी है, जो भी सप्लाई ऑफ मनी है, जो भी सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ मनी है उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दिया गया था पॉलिसी व्हिच इंटरेस्ट द वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो क्या करती है, हमारे सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है। इन सिंपल टर्म द पॉलिसी अंडरटेकन टू बाय द एपेक्स बैंक टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। और फिर हमें बताया गया मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारे जो एपेक्स बैंक है, एपेक्स बैंक यानी मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारी आरबीआई क्या करती है, अंडरटेक करती है, प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से सप्लाई ऑफ मनी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। ये तीन आपको डेफिनेशन दी गई थी जिसके हेल्प से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है? क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब पहला पहला इंस्ट्रूमेंट क्या बताया गया? क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं जिसके हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है? हमारी सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। तो पहले समझते हैं। व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे बोरो फ्रॉम द एसबीआई। बैंक रेट क्या होता है? जब जो भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं अगर उनके पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है, उनके पास पैसों की कमी हो जाती है, वो क्या करती है? आरबीआई से पैसे लोन पर लेती है, पैसे मनी लेंड करती है। आरबीआई क्या करती है? उनको मनी प्रोवाइड करती है। और बैंक जब आरबीआई उनको मनी एज ए लोन प्रोवाइड करती है तो क्या कर लेती है? उनसे कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है? बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूरे पैराग्राफ में यही आपको समझाया गया है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं बैंक रेट के कि पहले 1953 में 3.5 था बैंक रेट, फिर 1991 में 10 हो गया, फिर 1991 में 12 होगा और 2016 में लास्ट क्लास 7% बैंक रेट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। When they borrow the lesser amount and the higher rate, they give the lesser amount of the loans and the higher rate to the general public. When the public gets fewer loan, their demand for the certain goods and services falls. ठीक है, बताएं। अब उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर किसी जो बैंक है हमारी उसके पास पैसे नहीं होगा तो किससे मनी लेंड करेगी? पैसे ऐसे लोन लेगी, आरबीआई से लेगी। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन देगी उसे क्या कहा जाएगा? बैंक रेट कहा जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक अपना अपना भी जो लोन प्रोवाइडिंग रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो भी बढ़ा देगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? लोन की डिमांड करना कम कर देंगे, लोन कम लेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। उनके अमाउंट जो है लेसर अमाउंट एट हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने लगेंगे। तो क्या होगा? लोगों का जो नॉर्मल डिमांड्स है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएंगे। तो वो सिर्फ किसकी डिमांड करेंगे? जो भी उनके लिए एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है उनके उनकी ही डिमांड करेंगे लोग। ठीक है, यही हमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया आपको? आप सिंपल से मीनिंग में समझ सकते हैं। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करती है, किससे? बैंक से चार्ज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट एंड रिवर्स। अब रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, when commercial bank need funds for very short period like 1 day, 7 day and 15 days etc, they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at particular rate। जब भी क्या होती है? जो कॉमर्शियल बैंक होती है, जो उनको जब भी फंड्स की जरूरत होती है तो वो क्या करती है? अब उनके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो किसको सेल कर देती है? आरबीआई को सेल कर देती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर रेट पे, और एक एग्रीमेंट करती हैं कि जब जब भी वो लोन पे कर देगी, वो पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देगी कौन? कॉमर्शियल बैंक, तो उन्हें वो उनकी जो सिक्योरिटीज थी वो वापस मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिपर्चेस एग्रीमेंट नाम का वर्ड यूज किया गया। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी क्या करती है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो एज ए कोलेटरल वो क्या सेल करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को सेल कर देती है और एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि जब भी हम आपको ये पैसे रिटर्न करेंगे आप हमारी सिक्योरिटी जो भी थी आप हमें वापस कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। और इस रेट को क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आप ये समझ सकते हैं। जो जब भी गवर्नमेंट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट आप समझ सकते हैं कि जो रेपो रेट है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? रेपो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट बैंक है जिसको हम आरबीआई कहते हैं, जब आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है और वो कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसे लेंड करती है, पैसे लेती है, तो क्या करती है? अपनी जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उनको कॉमर्शियल बैंक को क्या कर देती है? सेल कर देती है। और वो भी क्या करती है? एक रिपर्चेस एग्रीमेंट बनाते हैं कि जब भी आरबीआई वो पैसे कॉमर्शियल बैंक को वापस दे देगी तब क्या होगा? वो जो उनकी सिक्योरिटीज है वो रिपर्चेस कर लेगी कौन? आरबीआई। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन दी गई है, बैंक सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई in order to raise the money for very short term with a condition to repurchase them at some discount, such a discounting rate is repurchase repo rate। ठीक है, repurchase और repo rate
अब रिवर्स रेपो रेट को रिपर्चेस रेपो रेट भी कहा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें बताया गया है जब जब भी आरबीआई को पैसों की जरूरत होती है तो क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है सेल कर देती है और उन एक एग्रीमेंट बनाती है वो रिपर्चेस करेगी। जब भी उनके आरबीआई के पास पैसे होंगे वो सेम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक से रिपर्चेस करेंगे, फिर से खरीदेंगे लेकिन कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे। जो करंट प्राइस है उससे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे करंट प्राइस अगर 100 है तो 95 पे आरबीआई पर जो हमारी आरबीआई बैंक है वो परचेस करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किससे, फिर से कॉमर्शियल बैंक से। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। रेपो रेट में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल कर देती है और बाद में फिर से परचेस कर लेती है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज कॉमर्शियल बैंक को सेल कर देती है और बाद में फिर से रिपर्चेस कर लेती है कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट देखते हैं हमें क्या दिया गया। अगला पॉइंट हमें फिर उसी को समझाएगा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में समझाया, कुछ हमें पर्टिकुलर डेटा दिया गया इस टेबल के थ्रू, आप देख सकते हैं। फिर हमें थर्ड पॉइंट दिया गया stabilization under emergency situation. There is a special window for the banks to borrow from RBI against approved government securities in emergency situation like acute cash shortage. अब फिर बताया गया कुछ कभी कभी क्या होती है बैंक्स में भी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, कभी कैश की शॉर्टेज हो जाती है। एक्यूट कैश शॉर्टेज, एक्यूट का मतलब है थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो आरबीआई क्या प्रोवाइड करती है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है एज इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, नॉर्मल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है जिसका रेट क्या होता है, रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होता है। और जो ये रेट था लास्ट 2016 में 7% था। स्टेबलाइजेशन अंडर इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई जब भी कोई कॉमर्शियल बैंक है उसको पैसों की जरूरत होती है, बहुत थोड़े समय के लिए कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो बैंक जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती है उनको और उनको पैसे देती है। लेकिन इसका जब इस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे पैसे देती है तो उसका रेट थोड़ा किससे ज्यादा होता है, रेपो रेट से ज्यादा होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेपो रेट से थोड़ा ज्यादा होगा। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब आरबीआई क्या करती है, जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनके लिए कैश रिजर्व रेशियो क्या करती है, डिसाइड करती है। जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है पहले ये समझ सकते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर बैंक है उनके पास 10,000 का डिपॉजिट है, हमने ऊपर तो पढ़ा था लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक है उनके पास 10,000 का डिपॉजिट है तो आरबीआई क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप उस 10,000 में से, उस पर्टिकुलर 10,000 में से कितने रुपए एज ए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। जैसे कैश रिजर्व रेशियो इसके बारे में इसमें बताया गया, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 20% था। तो अगर हमारी जो आरबीआई बैंक सेंट्रल बैंक को डिसाइड करती है, कैश रिजर्व रेशियो 20% डिसाइड करती है, तो हम 10,000 में से ओनली 8,000 एज ए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को सिर्फ। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। फिर आगे बढ़ते थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 ऑल द कमर्शियल बैंक हैव टू कीप द सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द आरबीआई इनिशियली was decided to be 5% of demand of the deposit and 2% of the time of the deposit. ठीक है, it is was a variable per requirement filled by the RBI since 1962. CRR are variable between 3 to 15%. फिर बताया गया कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बताया गया। आरबीआई एक्ट 1934 में ये डिस्क्राइब किया गया था कि जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको कुछ परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास ऐसे कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बताया गया जो भी इनिशियल टाइम से सिंस 1962 से जो कैश रिजर्व रेशियो कभी 3% था और मतलब 3% से 15% के बीच में रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर apart from and in addition to CRR under the Banking Regulation Act 1949, all banks have to maintain equal and not less than 25% of total deposits in the form of cash. फिर एसएलआर के बारे में हम बताएगा। एसएलआर में हमें सिंपल सा बताया जाता है क्या, जो भी आरबीआई ने एसएलआर क्या डिसाइड किया, 20% एसएलआर डिसाइड किया है। जो कैश रिजर्व था उसके एडिशन में बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, जैसे जो भी कैश रिजर्व वो तो अलग है
लेकिन उसके एडिशन में हमारी जो भी बैंक है उसको करना पड़ेगा अपने पास 25% इन जो भी मनी है उसको कैश में रखनी पड़ेगी। ठीक है, 20% मनी कैश में रखनी पड़ेगी या गोल्ड में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसएलआर। जैसे कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होती है, तो लोगों को एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, सभी लोग बैंक की ओर जाते हैं, बैंक में अपने पैसे विड्रॉ करने चालू कर देते हैं। अगर बैंक के पास एसएलआर नहीं होगा, उनके पास पहले से 25% में कैश में मनी नहीं होगी, तो कहाँ से जो भी लोग विड्रॉ कर रहे हैं उनको कहाँ से कैश प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसको यहीं पे टॉपिक को एंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया है हमें, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to the sale of or purchase of the government securities by the RBI in open market। ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम सिंपल से समझ सकते हैं कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन उसमें क्या होते हैं, आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड है, उनको ओपन मार्केट में सेल करती है। फिर इसके बारे में बताया गया when the RBI purchase the government bonds from the market, the supply of the money in the economy rises। अब जब आरबीआई क्या करती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज उसको मार्केट से परचेस करती है तो मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सेल करती है तो क्या होता है, मनी की सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट दिया गया, स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट अगेंस्ट द शॉक ऑफ अराइजिंग ऑफ एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो क्या करती है, आरबीआई स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करती है। ठीक है, when there is excessive inflow of the foreign exchange in India owing to trade, the foreign national RBI indul the open market sale of the government security equal to the amount of inflow of the foreign exchange। अब इसमें सिंपल सा क्या होता है, जब भी एक्सेसिव इनफ्लो हो जाती है फॉरेन एक्सचेंज तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया जैसे आरबीआई क्या, गवर्नमेंट बैंक कौन सी है, आरबीआई, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करना स्टार्ट करती है, इसके इक्वल टू द फॉरेन एक्सचेंज। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके इक्वल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना स्टार्ट करती है। फिर कुछ मेजर्स दिए गए, सिलेक्टिव या क्वालिटेटिव मेजर्स टू ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये इसकी फैसिलिटी, इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमें एक्सप्लेन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या है। अब हमारा लास्ट टॉपिक दिया गया है मेजर्स के बारे में। हम देखते हैं पहले जो मेजर्स है उनका कुछ एक यूनिक इम्पैक्ट आता है, सभी कुछ सेक्टर्स पे, सभी सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो पहला मेजर क्या दिया है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। हम जब भी किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमसे क्या लेते हैं, एज ए सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल कुछ हमारी चीज, जैसे अगर जैसे हाउस लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, जो भी हमारे पास जमीन है उसके पेपर्स लेती है, या कुछ ज्वेलरी एज ए कोलेटरल रख लेती है, तो इसको क्या कहा जा सकता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कहते हैं। जिससे क्या होता है, अगर हम अपना लोन रिपे नहीं कर पाते तो जो भी एज ए कोलेटरल बैंक ने हमसे लिया होता है उसको सीज कर देती है। अब सेकंड पॉइंट बताया गया है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का क्या होता है, जो भी हम कोलेटरल या जो भी हम एज ए सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी प्राइस मोर देन किससे होनी चाहिए, जो भी हम लोन अमाउंट ऑफ लोन ले रहे हैं। जैसे अगर हम 80 लाख का लोन ले रहे हैं तो जो भी हम एज ए कोलेटरल या एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक को, उसकी प्राइस एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 90 लाख होनी चाहिए, 80 लाख, आप ये समझ सकते हैं 80 लाख से अबव होनी चाहिए उसकी प्राइस। ठीक है, जो भी हम एज ए कोलेटरल प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। अगर हम अपना जो भी लोन है वो नहीं पे कर पाते, रिपे नहीं कर पाते, तो बैंक के पास पावर होती है, आरबीआई बैंक को पावर प्रोवाइड करती है कि वो जो भी कोलेटरल है, जो भी सिक्योरिटी हमने बैंक के पास रखी है वो सेल कर सके, और उसको सेल करके अपने जो भी उनका लोन है, लोन अमाउंट है, उसको फुलफिल कर सके। फिर फोर्थ पॉइंट दिया गया है डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिस्क्रिमिनेटरी रेट इंटरेस्ट बताया गया है। ठीक है, लोगों को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको उनका रेट ऑफ, उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन जो भी रिच बिजनेस पर्सन होता है, बिजनेसमैन होते हैं, उनसे थोड़ा कंपेयर टू फार्मर्स ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के 3 और 5 मार्कर। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चंस में कि लिस्ट डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3-4 बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। फिर 5th मार्क में देखते हैं गिव द मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन फंक्शन नहीं। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हम पढ़ रहे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।